अगर करप्शन खत्म किया जाए तो कैसे? करप्शन खत्म करने के लिए जो है उस इलाके का जो है चुनिंदा एमएलए या सांसद को जो है ईमानदार होना पड़ेगा, और बड़े अफसरान जो आला अधिकार है उनको भी जो उन्होंने शपथ लिया था उस शपथ ग्रहण के याद करते हुए कौम की खिदमत करना पड़ेगा, तभी करप्शन खत्म होगा। अगर मीडिया को रिफॉर्म करते तो कैसे? मीडिया को हम रिफॉर्म ये करना चाहते हैं कि टीआरपी के लिए कुछ काम मत करो, इस देश के बचाव के लिए करो, आने वाले जनरेशन के लिए काम करो। इससे क्या मिलता है? इससे यही मिलेगा कि एक सुंदर मुल्क हमारा तैयार होगा। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। इस एपिसोड में हम एक्सपोज करेंगे इंडिया के तमाम गोदी मीडिया चैनल्स को और इंडिया के तमाम ढोकोसाला नेताओं को, और हम जानेंगे मौलाना शमीम साहब की लाइफ जर्नी और उन्होंने किस तरह अपनी एजुकेशन को पढ़ा, किस तरह उन्होंने संघर्ष करके आज वो लोगों के दरमियान मकबूल बन चुके हैं, जो वाकई में सलाहियती गुफ्तगू करते हैं और अल्लाह ने उनको वो हुनर बख्शा। आज हमारे साथ मौजूद है इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से खतीब व इमाम मौलाना शमीम साहब क़िबला के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए फिर जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। अगर आप इस एपिसोड में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। सबसे पहले तो हजरत आप अपना नाम बताइए और आप करते क्या है, क्यों करते हैं, मकसद क्या है आपका? मेरा नाम जो है मोहम्मद शमीम अख्तर है जी। और मेरा जो है काम बेसिकली जो है कारोबार है जी। और ऐसे में इमामत भी करता हूँ माशाल्लाह। जी। कौन सी मस्जिद में? ये मदीना जामे मस्जिद दार्जिलिंग मोड़ सिलीगुड़ी। माशाल्लाह। मैं वहाँ के पेश इमाम हूँ। कितने सालों से हैं? ऐसे सिलीगुड़ी तो मैं 2009 से हूँ। खिदमत करने का इरादा क्या है हजरत आपका? बस अब वो खिदमत तो इसीलिए कर रहा हूँ कि जो कुछ भी अपने अंदर दीन के जो है मालूमात है उन लोगों तक बांटा जाए। अगर हमारे तकसीम करने से कोई लोग राह हिदायत पर आ जाए तो इसका जो है अजर हमें भी मिलेगा और मखलूक खुदा को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। माशाल्लाह। तो हजरत आपने अपना कीमती लम्हात में से जो कुछ लम्हात है ना, हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं, सीखने का मौका दिया। इसका तहे दिल से हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त दिया। और सबसे पहले तो बताइए हजरत कि हमारे द बीबीएम पॉडकास्ट में आने से पहले आपने कहीं पर मतलब इस तरह पॉडकास्ट किया? नहीं, इससे पहले मैं किसी चैनल के सामने आया नहीं, मगर आपने जो नेक ख्वाहिशात जाहिर की है जी, इस बुनियाद पर जो है मैंने अपना वक्त आज निकाला। मेरी अलग मसरूफियात है जी। तो खैर जो भी है, शुक्रिया आपका, बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे थे। आपसे पहले हजरत हमने मौलाना खलीलुर रहमान साहब का इंटरव्यू किया और उनसे भी ये सवाल हमने पूछा, क्योंकि आज के इस जनरेशन में जो देश की हालात है आप इसे जाहिर जानते हैं और देख भी रहे हैं, सारी चीज़ें सोशल मीडिया में है आज के ज़माने में। हमारे जो दिन में हमने सीखा कि दिन में जो है उलमा इकराम जो है एक बेहतर लीडर होते हैं और उससे बेहतर लीडर ज़माने में कोई और नहीं हो सकता है, जो हमारे अक्ल फाम में है, जो मुझे समझ में आई। तो इसी के लिहाज से मैंने सोचा कि अगर हमारे उलमा हजरात जो पॉलिटिक्स में है वो है और जो नहीं है वो अगर आना चाहे, या फिर जो हजरात उलमा हजरात पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनको आना कैसा है, हमने वो ये सवाल उनसे भी पूछा था। तो अब यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हजरत कि हमारे उलमा इकराम जो हैं सियासत में अगर आए तो आना कैसा है और आकर सबसे पहला काम क्या करें? ये उलमा बोले तो दीन का इल्म रखने वाला, जी जी, कुरान और हदीस पर जो है अपनी मालूमात रखने वाले लोग जी। इनका मकसद जो है भटके हुए लोगों को राह पर लेकर आना, राह पर लेके आना। और यही काम जो है
एक सियासतदान भी कर सकते कर सकते हैं। मगर अगर अहले इल्म खुसूसी तौर पर हमारे हुफ़ाज़ या मुफ्तियान किराम जो भी हमारे जो है मुसलमानों के दरमियान कायदीन है, ये अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं तो मशवरा दूंगा कि जिस तरह उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया है जी या फिर अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है फरामीन को अपने जहन पे नक्श किया है, तो संविधान का भी वो इल्म सीखे क्योंकि देश संविधान से चलता है, इंडियन लॉ से चलता है जी। तो ऐसा नहीं है कि हम मुफ्ती साहब है तो सियासत कर लेंगे। ये गुंजाइश नहीं है। जब तक यहाँ के जो है ज़मीन से जुड़े हुए मसाइल का इल्म ना उसको हो और सियासी जो है दाव पेश की मालूमात ना हो, उसके बाद जितने भी जो है कवानीन है इंडियन लॉ में उसकी मालूमात होना पड़ेगा, तभी वो आए। और जो आ चुके हैं अगर यूं ही हवा हवा जो है कर रहे हैं या लोग एक्सेप्ट किए हैं तो वो गनीमत वाले हैं, मगर उससे काम नहीं चलेगा। इंडियन लॉ को सीखना पड़ेगा, संविधान की मालूमात रखना पड़ेगा, तभी वो आदमी एक जमहूरियत वाले मुल्क के जो हमारे सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, इसका एक बेहतर कायद हमारे लिए साबित हो सकता है और पूरे मखलूक खुदा के लिए, चाहे वो कोई भी मजहब मिल्लत और किसी भी जो है दीन से उसका ताल्लुकात हो। बस ये मैं मशवरा दूंगा कि वो जिस तरह से कुरान और हदीस पर अपनी मालूमात रखते हैं, इस तरह से संविधान का भी उलमा हज़रात पॉलिटिक्स में है शुरू से हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे उलमा तो हमारे जो है किसी और लोगों के नजर हो गए हैं जी। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम कायदीन का जिनके कुछ बातों से हम भी मुअस्सिर हुए और हम भी जो है कुछ ना कुछ मखलूक खुदा के लिए करना चाहते हैं जी। तो जो ऑलरेडी पहले से है अल्लाह उसके इल्म में उम्र में सेहत बरकत अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये मौका मिला है तो ये मौका हाथ से ना जाना दिया जाए, बल्कि हर किसी की खिदमत के लिए हमेशा कोशिश रहे। जी। फेवरेट लीडर जो आपका? मेरा फेवरेट लीडर तो अभी ऑल ओवर इंडिया बेसिस में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस में, जिसका नाम आप भी जानते होंगे, आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहिब किबला। जी। क्यों पसंद करते हैं आप? मैं पसंद इसलिए कर रहा हूँ कि उनका जो विचारधारा है जी, मैंने जो पढ़ा जहाँ तक जी और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उनके पास जो थॉट है वो जो संविधान में अनुच्छेद बयान करते हैं, धाराएं और दफाएं बयान करते हैं, वो संविधान के खिलाफ कोई बात ही नहीं करते हैं। और हमें संविधान के दायरे में रहकर और कुरान और हदीस के दायरे में रहकर जो आदमी अपना ईमान भी बचा रहा है और हिंदुस्तान को भी बचा रहा है, तो वो हमारे लिए फेवरेट ही है और सबके लिए होना चाहिए। जी जी। आदमी विचारधारा पर पहचाने जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है इंडिया का? तो अभी जो हम देख रहे हैं जमीन से जुड़े हुए, ये सबसे ज्यादा जहां भी जाइए ये करप्ट है, करप्शन में का शिकार हो चुका है। हर ऑफिस में जाइए आप, बड़े से बड़े आला अधिकार, इल्ला माशाल्लाह उसमें से बहुत सारे ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हैं जो आज भी जो है मखलूक खुदा की खिदमत के तौर पर काम कर देते हैं, वरना हर जगह मनी प्रॉब्लम, करप्शन हमारा प्यारा सा देश करप्शन का शिकार हो गया है। जी। इंडिया का मीडिया का रोल कैसा लगता है आपको? इंडिया का मीडिया जो है, मीडिया तो आप जानते हैं संविधान का चौथा पिलर है जी। मगर इल्ला माशाल्लाह कुछ सिर्फ हमको जो है सच बोलते नजर आए और कुछ हक वो है जो हक बोलते नजर आए और अभी भी हक बोल रहे हैं, गरचे उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जी। और जिनको मिला है तो वो किसी और के जो है झोली में घुसा हुआ है। तो हर आदमी अपना इल्म का इस्तेमाल किसी के दबाव में ना करे, बल्कि जो अपनी मालूमात है वो जमीन के तमाम मखलूक के लिए खुलकर बोले ताकि सबको फायदा पहुंचे। जी। चार ऐसा मीडिया बताइए जो आपके नजर में दूसरे की झोली में जा गिरा। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे और आप पूरी दुनिया, पूरी जनता जानते हैं भारत के कि कितने मीडिया बिकाऊ है और कितने मीडिया जो है
किसी की कीमत लगाने पर भी जो है अपने आप को बेचे बेचे नहीं। नहीं। उसमें से जो है श्री रविश कुमार साहब हमारे फेवरेट जो है पत्रकार है जी। और भी 2-4 है, बस उसमें से एक मैंने नाम रख दिया आपको। एक लफ्ज में इतने इंडिया। सारे मजहब के मानने वाले होने के बावजूद भी एक ही संविधान पर भरोसा करते हैं। ये हमारा खूबसूरत इंडिया। माशाल्लाह। एक लफ्ज में पॉलिटिक्स। पढ़ा लिखा हूँ। फेवरेट किताब। फेवरेट कुरान करीम है। एक लफ्ज में आवाम। आवाम जो है अच्छा नेता चुनकर वोट करे। सबसे बड़ी उम्मीद। सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि हमारे जो 21वीं सदी के जो है नए जनरेशन तालीम हासिल कर रहे हैं, ये हमारे भारत के लिए कुछ अच्छा करेगा। सबसे बड़ा खौफ इंडिया का। सबसे बड़ा खौफ ये है कि वोट बटोरने के चक्कर में जो दंगा कराते हैं ये नेता लोग, उनसे बड़ा खौफ लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि अभी तक हम लोग ऊंचे स्थान की तालीम एजुकेशन हासिल नहीं की है। जिस दिन हमारा देश के हर घर से पढ़े लिखे लोग निकलेंगे, फिर वो अपने अपने टाइम को जो है अपने काम में व्यस्त करेंगे, जी। भीड़ का हिस्सा नहीं नहीं बनेंगे। और भीड़ का हिस्सा जो ही बनता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से ये खौफ हमेशा सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुनहगारों के चक्कर में बेगुनाह मारे जाए। और ऐसा होता है। ऐसा अक्सर हुआ है। अगर एक लॉ बदलना होता है इंडिया में, तो वो आपके नजदीक कौन सा लॉ होता है? एक लॉ अगर बदलना होता तो हमारे लिए वो होता कि जो एक्स MP MLA ये सब लोग हैं, उनका जो है पेंशन बंद कर दिया जाए। आपकी पैदाइश कब हुई है हजरत? मेरी पैदाइश 1988 को है। जी। 18/3/1988। और कागजात जब बना मेरा तो 18/3/1990 का बना है। इसमें हुआ ये कि उस समय पे जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनता नहीं था, तो जैसा जो किसी ऑफिसर को कहा तो बना दिया, वरना रियल मेरी पैदाइश जो डेट है 1988 का। आप पैदा कहाँ हुए? मैं सरजमीन वेस्ट बंगाल का एक इलाका है, मेरा ब्लॉक इस्लामपुर पड़ता है, थाना भी इस्लामपुर पड़ता है, और भातकुंडा एक गांव है इस्लामपुर से 5 किलोमीटर अंदर, हाईवे से जो है 1 किलोमीटर अंदर पड़ता है। उसी गांव में मैं पैदा हुआ। आपके वालिद साहब का नाम क्या है हजरत? मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद निजामुद्दीन। आपकी लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? तालीमी आगाज कहाँ से हुआ और कहाँ अपने गांव के जो है हमारे मदरसा है, मकतब के शक्ल में मदरसा मुस्तफ़ाइया अरबिया निसार इस्लाम भातकुंडा बोल के, वहीं से जो है मेरी जो है तालीम की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर मैं अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर गुंजरिया बाजार बोल के, वहाँ पाछू रसिया दारू फिदाया नूरिया पाछू रसिया है, बहुत बड़ा इदारा है, वो मेरा सेकंड मादर इल्मी है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मेहरबान असदुल्लाह के जो है करम से वहाँ कुछ तालीम हासिल की। उसके बाद फिर वहाँ से मैं इलाहाबाद के सरजमीन जामिया हबीबिया, वहाँ पे 1 साल तालीम हासिल किया अल्लामा आशिकुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में। जी। फिर उसके बाद जो है 1 साल तालीम हासिल करने के बाद मैं दारुल उलूम गरीब नवाज इलाहाबाद में ही है, मिर्जा गरीब रोड में मंसूर पार्क के करीब है। ये खतीब मस्जिद पासबान मिल्लत के नाम से मशहूर मारूफ हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके इदारे में तालीम मैंने हासिल की। और मेरी फरागत भी जो है फजीलत तक वहीं पे मैंने मुकम्मल तालीम हासिल की। माशाअल्लाह। आपका जो हजरत जो घर का रुझान था, यानी कि माली हालात कैसी थी? माली हालात हम लोग के उतने तो बेहतर नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग किसान हैं और शुरू से जो है खेती बाड़ी करके हम सबों का जो है पालन पोषण हुआ, और उसी अनाज को बेच बेच के तालीमी सफर का जो है आगाज हुआ, इख्तिताम भी इसी पर हुआ। माशाअल्लाह। तो हजरत आज आप एक आलिम दीन की शक्ल में अपने आप को देखते हैं, लोग आपके बयानात को पसंद करते हैं, और अगर ये सारा क्रेडिट अगर किसी एक आदमी को दिया जाए तो आप किन को देंगे? ये क्रेडिट किसी एक आदमी पर नहीं जाएगा। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो है
जो भी मालूमात फराहम हुई ये उसका फजल है, रसूलुल्लाह का सदका है, उनके आल का सदका है और वालिदैन की मेहनत है, माशाअल्लाह। बेशुमार रिश्तेदारों की दुआओं शामिल हाल है। और जिस इलाके में तालीम हासिल किए, सरजमीन उत्तर प्रदेश के हर उस आदमी का जो है शुक्रिया अदा करते हैं जिनके डोनेट से इदारे चलते हैं, तामीरी काम होता है, मदरसे का सदजा का जो है खिदमत किया जाता है, उसे नजराना दिया जाता है। इसमें यूँ समझिए कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है का एहसान है हम उलमाओं पर, हुफ़ाज़ पर, कि एक मदरसा को खड़ा करना, वहाँ पे एक अनपढ़ बच्चा पहुँचता है और उसको हाफिज़ कुरान बनाया जाता है, उसे आलिम दीन बनाया जाता है, आलिम शरीयत बनाया जाता है। तो ये सारा क्रेडिट तमाम मुसलमानों को जाता है, इसलिए कि तमाम मुसलमानों की इमदाद पर एक मदरसे की बुनियाद डाली जाती है। वो तामीर और तालीम दोनों आवाम की जो है डोनेट पर ही कायम रहता है। तो हम हमेशा अपने असतिज़ा, अपने वालिदैन और हमारे वो तमाम खैर खा रिश्तेदार जिन्होंने तालीमी दौरान में मदद किया है, माशाअल्लाह, लफ्ज़ों से, पैसों से, दुआओं से, अल्लाह सबके जो है सय्याद को हसनात में तब्दील अता फरमाए माशाअल्लाह। और सबको जो है दुनिया और आखिरत में जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब और आले हबीब के सदक़े तुफ़ैल से बेशुमार इनामात अता फरमाए। आमीन आमीन। तो हजरत, अभी आप किन किन कामों को अंजाम देते हैं? अभी काम बोले तो मैं सिलीगुड़ी की सरजमीन पे, ये मेरा 17 साल जो है तबलीगी दौरा है माशाअल्लाह। बहैसियत मुबल्लिग समझ लीजिए या इमामत जो कहते हैं जी, मैं एजे जो है पेश इमाम, ईदैन और जुमा की जिम्मेदारी मेरे सर पे है माशाअल्लाह। और मैं मदीना जामिया मस्जिद दार्जिलिंग मोड़ सिलीगुड़ी में अभी खिदमत कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। और उससे पहले सिलीगुड़ी ही में जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वहाँ के लोग मुझ पर बड़े मेहरबान रहे। रज़ा जामिया मस्जिद विवेकानंद नगर वार्ड नंबर 42 रेडियो सेंटर के नीचे पड़ता है, चेक पोस्ट का इलाका। मैं तकरीबन वहाँ 3.25 साल का अरसा गुजारा। उसके बाद फिर दार्जिलिंग मोड़ मैं वहाँ पे शिफ्ट हुआ और सरजमीन सिलीगुड़ी के अवाम और खवास से मेरी मुलाकात है। अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारे प्यार से लोग नवाजते हैं, दुआओं से नवाजते हैं माशाअल्लाह। तो हजरत, आप एक इमाम हैं, मस्जिद के इमाम हैं, यानी कि अपने मुआशरे के जो है लीडर हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि हजरत का मतलब होता क्या है? हजरत ये लफ्ज़ श्री को आप जानते हैं? जी जी। हाँ, जनाब जानते हैं जी। ये सारे अर्थ का, सर जानते हैं, इंग्लिश में सर बोलते हैं जी। ये सारे अर्थ का लब्बे लुबाब यही है कि एक रिस्पेक्टफुल आदमी है। हाँ, और ये वो आदमी है जो अपने कौम को लीड कर रहा है, उनको सही दिशा पर चला रहा है। हाँ, और दशाएं दुरुस्त करके जो है उनको सही रास्ते पर कायम रख रहा है। हाँ, इसलिए ये बेहतर अलकाब से हम हर व्यक्ति को पुकारते हैं जो अवामी और मखलूक खुदा की खिदमत में लगे रहते हैं। हजरत, आप इतने सालों से सिलीगुड़ी में रह रहे हैं, तो आपके नज़र में सिलीगुड़ी किन किन हालात से गुजर रही है? सिलीगुड़ी तो बहुत सारे ऐसे हालात से गुजर रहे हैं और दिन ब दिन जो है दुनियावी तौर पर तरक्की कर रहा है। मैं जहाँ तक हमारे मुसलमानों के मसाइल का हल है, हमारे पास भी जो है कुछ कमियां हैं कि हम सिर्फ मसाइल बयान करते हैं। उस मसाइल का हल निकालने के लिए हमारे पास कोई मजबूत यूनिट नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई कमेटी नहीं है कि उन मसाइल को एक जा होकर हम हल कर पाए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुआनिन साथियों के, हमारे अकाबिर उलमा सिलीगुड़ी में बेशुमार हमारे जो है सर के ताज के मिसल है, उन उलमाओं को जो है मैं बड़े अदब व एहतराम से, खंदा पेशानी से मिलता हूँ। उन सब की जो है मेहनत है कि कई बार हम मुनज़्ज़म होने की कोशिश की, तंजीम
उलमा अहले सुन्नत का जो है बुनियाद डाली गई, बहुत सारे सोच और फिक्र किया गया, मगर ज़माने की जो है मसरूफियात की बुनियाद पर सभी उलमा एक साथ हम लोग हो नहीं पाते हैं। कोशिशें जारी है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। और वजह यह है कि इमामत की जिम्मेदारी आप जानते हैं, जी जी आवाम जिस दिन समझ ले कि ये इमाम है तो हर मसाइल का ये हमारा मुक्तदा है, उस दिन हमारे आवाम के लिए दीनी और दुनियावी तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। हमें सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ाने के लिए मुंतखब कर दिया, सोच रहे हैं कि ये मस्जिद के दरवाजे तक ही समेट के रह जाए, और जो दिगर मामलात के मसाइल गुजरते हैं, शादी ब्याह के मामलात, निकाह तलाक के मामलात, बय शरे के मामलात, जी जवान बच्चियों की इर्तिदाद का मसला, बेटों का मसला, नशा का मसला, ये सारे मसाइल का हल वाकई में अगर कोई सही एंगल से कर सकता है तो एक अच्छे मुस्तनद बाअमल आलिम दीन ही की जात से हमें उम्मीद है, तब भी थी अब भी है, और सुबह क़यामत तक हमारे ये दीनी कायदीन ही इसको सही करेंगे इंशाअल्लाह। ये हजरत एक आलिम दीन को जो सारे दीन और दुनिया का इल्म रखते हैं, एक आलिम दीन दुनिया और दिन के भी इल्म रखते हैं, तो हक और नाहक को बहुत खूब पहचानते हैं। तो आपके नज़र में हजरत एक आलिम दीन को पॉलिटिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो किस तरह करे, और नहीं करे तो क्यों ना करे? एक आलिम दीन अगर साथ साथ सियासत करते हैं तो उस इलाके की मुकद्दर बदल जाएगा। मगर शर्त है यहाँ पे कि वो आलिम दीन दायरे में रहकर सियासत करे, दायरे से बोलकर वो किसी करप्ट आदमी से जो है दोस्ती ना जमाए रखे, वो गलत लोगों को जो है अपना भी कायद ना माने। देखिए, आप सियासी रहनुमा है, पर हर सियासी रहनुमा का कोई ना कोई रहनुमा है जी, उनका कोई ऐसा लीडर ना हो उसके जो है सर्कल में कि वो माफिया हो या उसका छवि खराब है जी, या फिर जो है और बहुत सारे मामलात में उनके मामलात दुरुस्त नहीं है। अगर एक आलिम दीन का इल्म रखते हुए और संविधान का इल्म रखते हुए इंडियन लॉ के मुताबिक वो सियासत कर रहा है तो वो कमाल के आदमी है, और वाकई में वो सलाम के लायक है जी। अगर कोई ऐसा आलिम है जिसको ब्लॉक का पता नहीं, पंचायत का इल्म नहीं, अपने बूथ का इल्म नहीं, और हवाई में जो है सोशल मीडिया की जानकारी पर जो है कुछ करना चाह रहा है जी, तो उनके लिए मैं सलाह ये दूंगा कि आप पहले इंडियन लॉ पर अपनी मालूमात को जो है बढ़ाइए, इल्म में इजाफा कीजिए, और अच्छे पढ़े लिखे नेता से आप दोस्ती जमाइए। यूं ही नहीं कि मैदान में आ जाइए। 10-12 साल 15 साल तो पहले आप उन बड़े बड़े सियासी शोरमाओं के पीछे अपना टाइम बिताइए, जी, तब आइए, इंशाल्लाह फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। वरना फिर हमेशा आएंगे, कोई कामयाबी नहीं मिलेगा, बस किसी एक दल का चुनाव प्रचार करने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाएगा, यूज एंड थ्रू हो जाएंगे। हाँ, बस यूज किया जाएगा, आपको जिंदाबाद जिंदाबाद नारा लगाने के लिए आपको जो है इस्तेमाल किया जाएगा। जी, जी। बस तो एक आलिम दीन को पॉलिटिक्स करना चाहिए? कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए। हम अहले इल्म सियासत नहीं करें तो कौन करेंगे? मैं एक बात बताऊं, जब अच्छे एजुकेट लोग खामोश हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग खामोश हो जाते हैं, तो उस समाज में और सोसाइटी में माफिया, गुंडा, मवाली, चोर और न जाने कितनी बुराइयों का इर्तिकाब करने वाले लोग आपका और हमारा लीडर बन जाता है, जिनको कुछ भी नहीं आता है। जी, जिस दिन पढ़े लिखे लोग मैदान सियासत में कदम जमा देंगे, इनकी हवा उखड़ जाएगी और साथ ही साथ बुराई का खात्मा भी हो जाएगा। बुराई को बुरे लोगों से खत्म नहीं किया जा सकता है जी, अच्छे लोग को आना पड़ेगा। जी। खून को खून से धोया नहीं जाता है दोस्त, पानी से धोया जाता है। जी,
अगर करप्शन खत्म हो तो हेडलाइन क्या होगी? अगर करप्शन खत्म हो जाए तो उस दिन हेडलाइन क्या होगा? हमारे मीडिया के जो है चैनल पे या अखबारात में मुल्क हिंदुस्तान मुकम्मल जमहूरियत का जो है पायदान पे चढ़ गया, जैसा उसका सपना था, जिस बुनियाद पर जो है हमारे जो है अकाबिर ने इसकी बुनियाद डाली थी, वो आज सपना साकार हुआ। अगर युद्ध लीडर बने तो हेडलाइन क्या होगी? बहुत सारे यूथ लीडर तो है और भी होंगे, मगर यूथ का लीडर बन जाना ही काफी नहीं है। लीडर वो है, चाहे उम्र दराज हो या कम उम्र रखता हो, हाँ, जो संविधान के दायरे में भारत के हर कोना पर जीव जंतु रहने वाले उसकी हिफाजत का जिम्मा वो ले लें कि वहाँ तक मुझे अपनी जो है उनके तमाम दुख दर्द में हम कैसे शामिल हो जाएं और उनका दुख दर्द जो है कैसे हल किया जाए। बहुत सारे यूथ है सिर्फ मसाइल बयान करते हैं, उन मसलों का हल नहीं निकालते हैं। मसाइल बयान करने से हल नहीं होता है, मसाइल के को हल करने के लिए यूनिट तैयार करना पड़ता है, और जिस दिन यूनिट तैयार हो जाएगा, जिस दिन जो प्लानिंग तैयार हो जाएगा, उस दिन फिर ये यूथ लीडर सबके लिए जो है कारगर साबित होंगे। माशाल्लाह। अगर मीडिया सच बोले तो हेडलाइन क्या होगी? टीआरपी के लिए जो है काम करना छोड़ दिया मीडिया ने। यही होगा। ये होगा। अगर देश में इंसाफ होने लगे तो हेडलाइन क्या होगी? देश में अगर इंसाफ हो तो हेडलाइन ये होगा कि हर मुंसिफ जो है सिर्फ एक खुदा को डरता है, खुदा के बंदों से अपना डर और खौफ अपने दिल से निकाल दिया है। अगर आवाम उठ खड़े हो तो हेडलाइन क्या होगी? आवाम उठ खड़े हो तो हेडलाइन ये होगा कि हर सोए हुए व्यक्ति जो है आज जाग उठा है। जाग उठा है। क्या आपको लगता है कि जो हमारे इंडियंस जितने भी युद्ध है मतलब सोए हुए हैं? नहीं, सभी सोए नहीं है मगर अक्सर सोए हुए हैं। अभी क्या है कि मुकम्मल आज़ादी भी नहीं है उनको बोलने का। तो इससे बहुत सारे हमारे बुजुर्ग है जो अब जो है उनको तैयारी है उनकी कि वो अपने आप को साफ सुथरा कर ले और अपने बच्चों के दरमियान अपने बेटा पोता के साथ खेल कूद करे, उनका दिल बहलाए, मगर वो अभी तक जो है ओहदे को छोड़ते नहीं है। मैंने तो बहुत सारे को देखा कि ओहदे के साथ लोग दफन होते हैं इतनी उम्र दराज होने के बावजूद। अरे नए जनरेशन को मौका दो, अपना बेटा भतीजा अपने जो है बच्चों को मौका दो, आपके तजुर्बा से वो कुछ सीख जाए। मौका ही नहीं मिल रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जवानों को। अगर सब ईमानदार हो जाए तो हेडलाइन क्या होगी? ये तो कमा हुकुम मुमकिन नहीं है कि सब ईमानदार हो जाए, मगर सब झूठों के दरमियान ईमानदार बहुत सारे हैं। उसको पहचानेंगे कैसे ईमानदार है? आदमी काम की बुनियाद पर पहचाना जाता है और जबान की बुनियाद पर। हर आदमी अपनी जबान के पीछे छुपा रहता है, समझे कि नहीं? जी। आप हमारे चैनल के माध्यम आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? द बीबीएम पॉडकास्ट आपका चैनल का नाम है जी। हम चाहते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहें। जी। जो अभी तक जो है फॉलो नहीं किया फॉलो कर लें, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। जी। और जहां आपको लगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ नई मालूमात मिल रही है जी, तो आप कमेंट में जो है उसका शुक्रिया अदा करें। जी। बस आपसे यही उम्मीद है तमाम ऑडियंस से। जी। और इस तरह के वीडियोस आप जिस भी करें पॉडकास्ट में देख रहे हैं उनको लाइक और शेयर करें ताकि ये मालूमात पूरी दुनिया में आम हो जाए। और जो हमारे यंग जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन जो अभी एजुकेशन लाइन पे है, यानी 8 क्लास से लेकर जो है 12 तक, वो तो कह रहा है सोशल मीडिया में आए नहीं, बहुत कम आए। जी। हाँ, अगर कुछ नई खोज और मालूमात हासिल करना है तो वो फिर सोशल मीडिया के माध्यम में आकर मालूमात दरियाफ्त करें, वरना मोबाइल से वो दूरी बनाए रखे तो अच्छा है। माशाल्लाह। रिश्ता जोड़ कर रखे और अपने असतदा की खिदमत में रहे और
वहीं से मालूमात हासिल करें। मोबाइल कहीं ना कहीं अच्छी मालूमात हासिल करते करते गलत मालूमात की तरफ चले जाते हैं हमारे नए जनरेशन, खास करके स्टूडेंट लाइफ में। तो हम यूँ कहेंगे कि द BBM पॉडकास्ट जैसी मालूमात आपकी ज़िंदगी में और भी आएगी, और हम चाहते हैं हमारे नए जनरेशन स्टूडेंट से हम उम्मीद रखते हैं कि हमसे बेहतर मालूमात आप दुनिया वालों को देंगे। माशाल्लाह। पहले आप पढ़ लीजिए और कुछ बन जाइए आप। माशाल्लाह। तो हजरत हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और हमारे टीम्स के जितने भी मेंबर्स हैं तमाम के तरफ से मैं मोहम्मद नकी अली रज़ा इस एपिसोड का होस्ट आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने लम्हात में से, अपने कीमती लम्हात में से हम लोगों को इनायत किया और कुछ सीखने का मौका मिला आपसे। अगर करप्शन खत्म किया जाए तो कैसे? करप्शन खत्म करने के लिए जो है उस इलाके का जो है चुनिंदा MLA या सांसद को जो है ईमानदार होना पड़ेगा, और बड़े अफसरान जो आला अधिकार है उनको भी जो उन्होंने शपथ लिया था उस शपथ ग्रहण के याद करते हुए कौम की खिदमत करना पड़ेगा, तभी करप्शन खत्म होगा। अगर मीडिया को रिफॉर्म करते तो कैसे? मीडिया को हम रिफॉर्म ये करना चाहते हैं कि TRP के लिए कुछ काम मत करो, इस देश के बचाव के लिए करो, आने वाले जनरेशन के लिए काम करो। इससे क्या मिलता है? इससे यही मिलेगा कि एक सुंदर मुल्क हमारा तैयार होगा, जो किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर सुपर पावर बनने के लिए कोई हमें रोक नहीं पाएगा। आज भी तो है सुंदर इंडिया। सुपर पावर नहीं है, ये सिर्फ एक चुनावी भाषा है। कैसे नहीं है? आप देख लीजिए, कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? आज भारत के हर नागरिक पर कितना कर्ज है? 2013 से पहले एक एक नागरिक पर क्या कर्ज था, और अभी 2014 के बाद से अब तक एक एक कर रहा है आदमी पर कितना कर्ज हो चुका है। तो आप कैसे सुपर पावर समझ लेंगे? आज भी हमारा इंडिया पहले जैसा खूबसूरत था। आज भी जो है इंडिया में जो है बहुत सारे जो है जगहें टूरिस्ट के लिए खूबसूरत है। क्यों आपको लगता है कि खूबसूरत नहीं? ये तो क्या रहा है, खुदा की कुदरत शामिल हाल है हमारे मुल्क में कि अब हर 500,000 किलोमीटर के बाद मौसम बदलता है, इलाका बदलता है, और जो है फिजा बदलता है, वो अलग बात है। मगर इंसान जो परेशान हाल है उसके लिए हम क्या करें? अगर एकता लाना हो तो कैसे लाएंगे? किसान आंदोलन को याद कर लिया जाए, और बहुत सारे हमारे पास जो आंदोलन है। अगर आवाम को पावर देते तो क्या करते? आवाम के पास आज भी पावर है, पर वो इत्तेफाक के साथ पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आवाम ही के बुनियाद पर देश की तकदीर बदलती है। आवाम जो है कम पैसे के लिए अपने वोट को बेचे नहीं, बल्कि उसको वोट करे जो उसका भविष्य बदल सकता है, जो उसके इलाके के जो तकदीर बदल सकता है। जाति बिरादरी पर जो है किसी को संसद या MLA या फिर कोई भी जो है चुनाव पर कराए, जो मुंतखब शुदा जो हमारे सियासतदान है, अपनी जात और पात की बुनियाद पर उसे लीडर न तस्लीम किया जाए, ना होना चाहिए। उसकी सलाहियत की बुनियाद पर उसे जो है चुना जाए। ये अवाम के हाथ में आज भी है और हमेशा रहेगा, और शर्त ये है कि अवाम सोकर उठे तो सही। वो जिस दिन जाग जाएंगे फिर हिंदुस्तान का जो है बल्ले बल्ले हो जाएगा। बल्ले बल्ले कैसे हो जाएगा? हर तरह से, जैसे देखिए, मेहनत और जागरूकता ही जो है इस देश को जो है सही दिशा दिखाता है। अभी आप देखें कई दिन पहले हमारे जो वोमेन्स टीम, महिला क्रिकेट टीम कितना संघर्ष किया, और मैं जब फाइनल मैच का जो है थोड़ा सा क्लिप देखा, मुझे बहुत खुशी हुई, गर्व हुआ कि ये कई साल बाद ये सपना हमारे भारत के बच्चियों ने पूरा किया। तो इस तरह से हर यंगस्टर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर अपने को नहीं बल्कि देश को बदलने के लिए जो है क्षमता वो कुछ ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। अगर यूथ को चांस देते तो कैसे? किस एतबार से चांस देते? हर एतबार से। हर एतबार से बोले तो मीडिया के एतबार से। मीडिया में तो यूथ बहुत है, आप भी तो यूथ है। ये यूथ ही तो हमारा जो है इस देश की खूबसूरती है और फ्यूचर है। ये यूथ समझे तो कि अपने अक्ल और फहम को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम अपने अक्ल ज़हानत को कहाँ लगा रहे हैं, हमारे कितना वक्त बर्बाद किसी और मीडिया सोशल मीडिया में बर्बाद हो रहा है। जिस दिन ये अपना टाइम बचा लेंगे उस दिन बहुत सारे लोगों का ज़माना बचा लेगा। आज अगर कोई यूथ आपके जैसे उम्र वाले 1 घंटा बचा ले और हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने के लिए वो कुछ मेहनत करे 1 घंटा, तो आने वाले जनरेशन के लिए 1000 साल वो बचा लेगा बर्बादी होने से। 1000 साल की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया को कैसे बचाया जा सकता है? इंडिया को कैसे बचाया जाए? इंडिया को जो हर तरह से बचाना पड़ेगा। कैसे? हम तो सो रहे अपना सो रहे, खा रहे अपना खा रहे, पी रहे अपना पी रहे हैं, वोट दे रहे अपना दे रहे हैं। नहीं, किसी को बारिश का पहला खतरा बनना पड़ेगा। इंडिया को सबसे पहले तो अंदरूनी दुश्मन से बचाया जाए जो अंदर से खोखला कर रहा है, और बाहर के दुश्मनों से निपटने के लिए हमारे भारत के सेना और जवान तो हमेशा तैयार है। वो अपनी कुर्बानी हमेशा दिए हैं और देने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। हम उन तमाम जवानों के लिए दुआ करते हैं कि मौला ताला उसको सेहत कामिल अता फरमाए और देश की हर तरह से हिफाजत फरमाए। बोल रहे हैं क्या वोट देने से कुछ नहीं बदलता? वोट देने ही से तो एक जमहूरियत कायम है। इलेक्शन की वजह से ही जो है हिंदुस्तान के अच्छे और बुरे लोगों के इम्तियाज होते हैं कि इस देश को जो है सही दिशा की तरफ कौन ले जाने वाले हैं और कौन बर्बादी की तरफ ढकेल रहा है। ये वोट की बुनियाद पर ही फैसला होता है। वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। जो वोट नहीं कर रहे हैं मैं उससे कहता हूं कि आप हर मौके पर आप वोट देने की कोशिश करें। अगर आप कहीं आउट ऑफ कंट्री है वो आपकी मजबूरी है, मगर खुसूसी तौर पर आपके राज्य का जब इलेक्शन हो, जब आपके मुल्क के गिर सतह पर संसद का इलेक्शन हो, जहां पीएम बनाने के लिए जो है वोट किया जाता है और चीफ मिनिस्टर चुनने के लिए, ऐसे मौके पर हर परदेसी, हर युवा अपने अपने पोलिंग बूथ में आकर सही समय पर वोट करें। ये आपके और आपके उस इलाके की हालत को बदलेगा। क्या एक आवाज इंडिया की तकदीर बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। अगर माफियाओं का राज चल रहा है, गुंडे और मवालियों का जो है हॉट कुर्सी पर जो है कब्जा है, तो किसी एक युवाओं को जो पढ़ा लिखा हो, जो अक्ल शऊर रखता हो, वो आवाज दे, इंशाल्लाह उसकी आवाज पर बेशुमार लोग लब्बैक कहेंगे। इस उम्मीद पर कि मैं जो आवाज लगा रहा हूँ मेरे इस सुंदरता को, मेरे देश के जो है अखंडता को बचाने के लिए, तो फिर उसके आवाज पर लोग लब्बैक कहेंगे। लब्बैक जी। क्या इंडिया के मीडिया टीआरपी के लिए काम करती है? कुछ तो ऐसा ही 2014 के बाद हम लोग देख रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे ईमानदार हैं जो मुद्दे पर बात करते हैं और मसाइल के हल के लिए जो है अपना लंबा लंबा सफर करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मीडिया का नाम हम जानते हैं जो वाकई में देश का बेटा होने का हक अदा करते हैं। अगर मैं कहूँ कि कुछ मीडिया मुझे नहीं देखना चाहिए तो वो कौन सा होगा? नहीं, आपके पास दिमाग है, आप अपने दिमागी सलाहियत से, कुदरत के दिए हुए ताकत से अच्छे और बुरे का इम्तियाज तो कर ही सकते हैं और करना चाहिए। जहाँ तक बात हो, जो बिकाऊ मीडिया है उनका ना सुनना ही बेहतर है, मगर कभी कभी सुनना पड़ता है ताकि उनके बुरे प्रचार से हम मालूमात हासिल करके अच्छे प्रचार और अच्छे प्रचारक लोगों को हम आगे बढ़ाएं। जी। क्या पॉलिटिक्स करप्शन का घर है? नहीं, पॉलिटिक्स करप्शन का घर नहीं है। अक्सर लोग करप्शन करके ही पॉलिटिक्स करना चाहता है कि मेरे पास बहुत जमा पूंजी हो जाएगा, फिर अगला इलेक्शन आएगा तो टिकट खरीदने के लिए मेरे पास इतने सारे पैसे होंगे। बहुत सारे मामलात है। देखिए कब इस देश की जो है तकदीर बदलती है कि फिर पूरे दुनिया में गूंज उठे कि इतने सारे लोगों के दरमियान इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, अलग कल्चर, अलग ज़बान, अलग भाषा,
खाना अलग, पहनाव अलग। आप हमारे देश का सुंदरता इसमें भी आप देखिए, हर कई सौ किलोमीटर के बाद भाषा बदलता है, भाषा बदल कल्चर बदलता है, वहाँ के रहन सहन बदलते हैं, खाना बदलता है। बावजूद उसके सभी एक संविधान पर उम्मीद रखा है कि हमारे न्याय होंगे, और इसी उम्मीद पर भारत टिका हुआ है। और इंशाल्लाह एक दिन भारत पूरी दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। ये हम उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने युवा पढ़े लिखे लोगों से। युद्ध सियासत नहीं समझता। युद्ध सियासत समझते हैं, मगर हमारे जो बुजुर्ग रहनुमा हैं वो हमें जगह नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने आखिर हयात तक कुर्सी पर कब्जा जमाए बने रहें, क्योंकि पैसा कमा रहा है जी। इसलिए नए चेहरों को मौका कम मिलता है। वही 35 साल का पुराना एमएलए, 40 साल का 10 बार का एमएलए, 11 बार का एमएलए, 8 बार का एमएलए, काम तो कुछ भी नहीं, बस नाम बचा हुआ है। जी। क्या नेता आवाम के लिए काम करते हैं? हाँ, ये कहिए, नेता आवाम के लिए नहीं, बल्कि जिस इलाके से उनको चुना जाता है, जहां तक उसका विधानसभा का क्षेत्र हो या संसद का क्षेत्र हो, हाँ, उस इलाके के हर मखलूक के खुदा के लिए उसको काम करना चाहिए। उस इलाके के जंगलात की हिफाजत उसके जिम्मे में है, नदियों की कटानों की जिम्मेदारी जो है हिफाजत उसके जिम्मे में है। यहाँ तक कि जिस हलका से वो चुन कर गए हैं, उस हलका के हर मखलूक के लिए, इवन पेड़ पौधे जितने हैं जो हमारे देश के बचाव के लिए वो उस इलाके में है, उसकी हिफाजत से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हजरत इंसान के लिए जो आप काम करें और मवेशियों के लिए कुछ नहीं है, हाँ, नदियों के लिए कुछ नहीं है, रास्ता के लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए काम करें, सबके लिए काम करें। एक ईमानदार नेता कुछ बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। क्या क्या बदल सकता है? नदियों की धाराएं बदल देते हैं एक ईमानदार नेता। समंदरों का रुख बदल सकता है एक ईमानदार नेता। आदमी तो क्या चीज है, सब बदल सकता है अगर वो अज़्म मुसम्मम कर ले कि हमें ये करना है, और बगैर हिर्स व हवास के, बगैर लालच के। उनको जो मिलना है वो तो मिल ही रहा है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं अगर ईमानदारी से काम करूंगा तो मैं जमीन पर जो है बचने के लायक नहीं होगा, ये गलत सोच है उसकी। उसके मुकद्दर में जितना खुराक है वो खा के ही मरेगा, जो नसीब में पहनना है वो पहन के ही मरेगा, और उस वक्त तक वो मर ही नहीं सकता है जब तक उसके मुकद्दर में सारी चीजें लिख न दिया हो। क्या ईमानदार नेता को इंडिया में मार दिया जाता है? बहुत सारे हो गए, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, या फिर बहुत सारे लोग इसी डर और खौफ से आते नहीं है, मगर जो मार दिए गए उसे हम शहीद कहते हैं। ईमानदार नेता को अक्सर मार दिया क्यों जाता है? बस जमा पूंजी के चक्कर में। उसके जो मुखालिफिन होते हैं वो चाहते हैं कि अगर इसको हम अपने सामने रहने दें तो हम लोग का जो है सारा जो करप्शन से माल आता था, जो लूट खसुट से हम हासिल करते थे, आवाम के जो है हक और हुकूक जो हम खा लेते थे वो नहीं खा पाएंगे, तो इसको जो है जमीन के ऊपर नहीं जमीन के नीचे भेज दिया जाए, यही सोच पर मार दिया जाता है। या बहुत सारे जो है मार दिए गए और जो है बहुत सारे लोग लिस्ट में लगे रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे आप देखोगे पूरे भारत में अलग अलग जगह से धमकियां मिलती रहती है अच्छे नेताओं को। एक नए लीडर के लिए क्या होना चाहिए? एक नए लीडर को अपनी पहचान जमीनी स्तर पर तैयार करना चाहिए। स्टूडेंट की बेहतर भलाई के लिए क्या होना चाहिए? स्टूडेंट जब लाइफ पढ़ाई का हो तो वो बेहतर तरीके से पढ़े। मीडिया के लिए क्या होना चाहिए? मीडिया अपनी पढ़ाई पर जिस तरह किताबों में पढ़ा है, हाँ, कि सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, सही को सही दिखाना है, गलत को नहीं दिखाना, कोई एडिटिंग नहीं, कोई बनावट नहीं, तो वो अपनी क्या पढ़े पर अपने तालीम पर वो अमल करे पहले ना। आवाम के लिए क्या होना चाहिए? आवाम तो पहले अपने जिस हल्का से वो क्या है पैसा कमाता है उस हल्का के लिए वो आवाज उठाए। अगर कोई किसान है
तो अपने काश्तकारी को कैसे क्या सही किया जाए, सरकार से क्या क्या मदद मिलना चाहिए और क्या क्या है, हाँ वो सारे चीज वो हासिल करे। कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, उस मैदान पे वो आवाम जो है, वहाँ के जो है यूथ, वहाँ की जनता उसके लिए डिमांड करे। करप्शन के खिलाफ क्या होना चाहिए? करप्शन के खिलाफ एक जो मोर्चा हमेशा निकालना चाहिए, और वो मोर्चा निकालने का मतलब ये है कि बड़े बड़े अधिकार से जो है बैठकर बातें की जाए कि आप गर्चे बराह रास्त अपने हाथों से नहीं ले रहे हैं, मगर आपके नाम पर कोई आपका पीए बनकर, कोई आपका अपना आदमी बनकर बाहर में लूट रहा है, इस पर क्या किया जाए। बातों बात पे जो है बातों का मसले का हल होता है। देश के लिए क्या करना चाहिए? देश के लिए जो है मेहनत करे हर आदमी। नेता बनने वालों के लिए क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? नेता बनने के लिए सबसे पहले तो वो आदमी तालीम याफ्ता हो, लूटने वाले जहन ना हो, क्योंकि आज भारत में बेशुमार माफियाओं के कब्जे में हमारे जो है क्षेत्र है, और माफियाओं के कब्जे में होने की वजह से हम लोग पलायन करते हैं। हमारे बच्चे देश परदेश के बाहर जाके रोजी रोजगार हासिल करते हैं। अपने इलाके में ऐसा कुछ कारखाना, कुछ मिल ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे 2 वक्त की रोटी आसानी से हासिल करके अपने शाम सूरज ढलने से पहले अपने घर में पहुँच जाए। 6 साल, 4 साल, 5 साल के लिए बाहर जाना पड़ता है हम लोगों को। क्या मीडिया आज फ्री है? सारे मीडिया फ्री नहीं है, बहुत सारे मीडिया किसी के बंधन में बना हुआ है। ऑपोजिशन की ताकत क्या है? ऑपोजिशन की ताकत ये है कि वो अपनी डिमांड तहजीब के दायरे में करे। आम आदमी की आवाज का असर क्या हुआ? आम आदमी की आवाज का असर बहुत है, घर से वहाँ खास लोग भी शामिल हो जाए। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तो पूरा करा है, धर्म बदम है। आप सरकारी स्कूलों के हालात देख लीजिए। इंडिया का फ्यूचर कैसे बेहतर हो सकता है? इंडिया का फ्यूचर बेहतर होने के लिए मैं पहले भी बोला हूँ कि यहाँ मुख्तलिफ मजहब के लोग मानने वाले हैं। सभी मजहब के नागरिक से मैं ये कहूँगा कि हर आदमी अपनी मजहबी किताब की जो है फरामीन पर उनका जो क्या कहना है उस पर जिस दिन अमल कर लेगा तो इंडिया एक बहुत सुंदर देश बन के पूरी दुनिया के सामने खड़ा होगा। तो हजरत अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है और बिहार की हालत, पूरी इंडिया की हालत पूरी गंभीर है। सारे नेता अपने अपने माथे लगा रहे हैं, घरों पर जा रहे हैं और वोटर्स को पैसा देके कोई खरीद रहे हैं, कोई अपनी जबान से, अपनी दोस्ती अखलाक से उनको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हर वोट के जमाने में होता है, सिर्फ वोट तक ही महदूद हो जाती है। फिर उसके बाद जो क्या होता है, नेता अपने 4 व्हीलर में घूमते रहते हैं, हेलीकॉप्टर्स में उड़ते रहते हैं, लेकिन जो है आवाम को पूछते तक नहीं है। तो ऐसे गंभीर हालत में उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे बिहार वालों के लिए, इलेक्शन के लिए? हम सबसे पहले तो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जो है चुनाव होना है पूरे बिहार में जी, और 14 तारीख को उसका रिजल्ट आना है जी। हम तमाम बिहार के उन गयूर लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने 500 रुपये में 5 साल बर्बाद मत कीजिए, अपने वोट को 500 रुपये में मत बेचिए जी। बल्कि मैं जो समझता हूँ हालात, बहुत सारे लोग मुझसे बेहतर समझते हैं जी। मैं ये कहूँगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए पूरे बिहार में कई पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ रहा है जी। प्लस उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एंट्री कर चुके हैं जी। तो जहाँ जहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कैंडिडेट दिया है, तमाम बिहार के लोगों को हम कहेंगे कि आप उनको इंतखाब करें, एक बार ट्राई करें। वजह है ये क्योंकि इंडिया गठबंधन के कुछ सीएम का जो चेहरा है, उनका विचारधारा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विचारधारा को आप मिला के देखिएगा, आपको बहुत फर्क नजर आएगा। जो वादे करते हैं वो हत्तल इम्कान निभाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना जो है टिकट नहीं दिया है या उनका गठबंधन वाले अपना एमएलए जो है प्रत्याशी नहीं दिया है,
वहाँ के लोग इंडिया गठबंधन को वोट करें, चाहे वो वहाँ से कोई भी करे, कांग्रेस का सीट हो या आरजेडी का हो या उसके साथ ईटीसी जो भी करे गठबंधन में है उनको वोट करें। और खुसूसी तौर पर जो सीमांचल का इलाका है, यहाँ के लोगों को गदगद हो जाना चाहिए जी। मैं इसी इलाके के करीब पैदा हुआ। सीमांचल 15 साल पहले बहुत कम लोग जानते थे, जो पढ़े लिखे तबका के लोग इल्म रखते वो जानते थे जी। आज सीमांचल को अगर किसी पहचान मिली है किसी की वजह से, तो वो हमारे आले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की वजह से जी। और आले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल के लोगों को, मैं देखता हूँ कभी कभी मीडिया के माध्यम से, यहाँ के गोंगों को बोलना सिखा दिया है जी। यहाँ के अंधा देख रहे हैं, अभी यहाँ के बहरे सुन रहे हैं। वो संसद के सामने कभी जबान खोलने वाले लोग नहीं थे, आज उसी संसद से, उसी इलाके के जो कई बार के विधायक से सामने सवाल करते हैं और उनके कार्यालय के बारे में सवाल करते हैं कि आपने क्या किया है। ये हिम्मत, ये जोश, ये जज्बात और ये आज़ादी अगर सीमांचल के लोगों को किसी ने दिलाई है और बोलने की ताकत अदा की है, तो वो हमारे बैरिस्टर अवैसी साहब हैं। तो सीमांचल के जितने भी सीटेस में विधानसभा क्षेत्र में हमारे बैरिस्टर साहब ने अपना एमएलए प्रत्याशी भेजा है चुनकर, वहाँ के गयूर खवातीनों मर्द सब जो है उसको वोट करें और एक बार मौका दें, फिर देखें बिहार की तकदीर कैसी बदलती है। हमारे चैनल के मातहत आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? द बीबीएम पॉडकास्ट आपका चैनल का नाम है जी। हम चाहते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहें जी। जो अभी तक जो है फॉलो नहीं किया फॉलो कर लें, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें जी। और जहां आपको लगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ नई मालूमात मिल रही है जी, तो आप कमेंट में जो है उसका शुक्रिया अदा करें जी। बस आपसे यही उम्मीद है तमाम ऑडियंस से जी। और इस तरह के वीडियोस आप जिस भी करें पॉडकास्ट में देख रहे हैं उनको लाइक और शेयर करें ताकि ये मालूमात पूरी दुनिया में आम हो जाए। और जो हमारे यंग जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन जो अभी एजुकेशन लाइन पे है, यानी 8 क्लास से लेकर जो है 12 तक, वो तो कह रहा है सोशल मीडिया में आए नहीं, बहुत कम आए जी। हाँ, अगर कुछ नई खोज और मालूमात हासिल करना है तो वो फिर सोशल मीडिया के माध्यम में आकर मालूमात दरियाफ्त करे, वरना मोबाइल से वो दूरी बनाए रखे तो अच्छा है। माशाअल्लाह, रिश्ता जोड़ कर रखे और अपने असतदा की खिदमत में रहे और वहीं से मालूमात हासिल करें। मोबाइल कहीं ना कहीं अच्छी मालूमात हासिल करते करते गलत मालूमात की तरफ चले जाते हैं हमारे नए जनरेशन, खास करके स्टूडेंट लाइफ में। तो हम यूँ कहेंगे कि द बीबीएम पॉडकास्ट जैसी मालूमात आपकी ज़िंदगी में और भी आएगी और हम चाहते हैं हमारे नए जनरेशन स्टूडेंट से हम उम्मीद रखते हैं कि हमसे बेहतर मालूमात आप दुनिया वालों को देंगे। माशाअल्लाह, पहले आप पढ़ लीजिए और कुछ बन जाइए आप। माशाअल्लाह। तो हजरत हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और हमारे टीम्स के जितने भी मेंबर्स हैं तमाम के तरफ से मैं मोहम्मद नकी अली रजा इस एपिसोड का होस्ट आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने लम्हात में से, अपने कीमती लम्हात में से हम लोगों को इनायत किया और कुछ सीखने का मौका मिला आपसे। आप हमारे चैनल के मातहत आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? द बीबीएम पॉडकास्ट आपका चैनल का नाम है जी। हम चाहते हैं कि इस चैनल से जुड़े रहें जी। जो अभी तक जो है फॉलो नहीं किया फॉलो कर लें, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें जी। और जहां आपको लगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ नई मालूमात मिल रही है जी, तो आप कमेंट में जो है उसका शुक्रिया अदा करें जी। बस आपसे यही उम्मीद है तमाम ऑडियंस से जी। और इस तरह के वीडियोस आप जिस भी करें पॉडकास्ट में देख रहे हैं उनको लाइक और शेयर करें ताकि ये मालूमात पूरी दुनिया में आम हो जाए। और जो हमारे यंग जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग जनरेशन जो अभी एजुकेशन लाइन पे है, यानी 8 क्लास से लेकर जो है 12 तक, वो तो कह रहा है सोशल मीडिया में आए नहीं, बहुत कम आए जी। हाँ, अगर कुछ नई खोज और मालूमात हासिल करना है तो वो फिर सोशल मीडिया के माध्यम में आकर मालूमात दरियाफ्त करे, वरना मोबाइल से वो दूरी बनाए रखे तो अच्छा है।
माशाल्लाह। रिश्ता जोड़ के रखे और अपने असतदा की खिदमत में रहे और वहीं से मालूमात हासिल करें। माशाल्लाह। मोबाइल कहीं ना कहीं अच्छी मालूमात हासिल करते करते गलत मालूमात की तरफ चले जाते हैं हमारे नए जनरेशन, खास करके स्टूडेंट लाइफ में। तो हम यूँ कहेंगे कि द BBM पॉडकास्ट जैसी मालूमात आपकी ज़िंदगी में और भी आएगी और हम चाहते हैं हमारे नए जनरेशन स्टूडेंट से हम उम्मीद रखते हैं कि हमसे बेहतर मालूमात आप दुनिया वालों को देंगे। माशाल्लाह। पहले आप पढ़ लीजिए और कुछ बन जाइए आप। माशाल्लाह। तो हजरत हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और हमारे टीम्स के जितने भी मेंबर्स हैं तमाम के तरफ से मैं मोहम्मद नकवी अली रजा इस एपिसोड का होस्ट आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने लम्हात में से, अपने कीमती लम्हात में से हम लोगों को इनायत किया और कुछ सीखने का मौका मिला आपसे।